चलिएगा भाई, पिछली कक्षा तक अपन लोग वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके थे। हमारा पहला आर्टिकल संख्या पद्धति, जिसका संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अपन लोग समझ रहे थे। काफ़ी सारी संख्याएं अपन लोगों ने समझ ली। आज जिस संख्या के बारे में अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्रमागत संख्या। यानी हमारा पहला आर्टिकल था संख्याएं, और उसमें हमने आज आगे की चर्चा करनी है क्रमागत संख्या। थोड़ा देखिएगा कि क्रमागत संख्या दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से दो शब्द रहेंगे? क्रमागत के अंदर अगर देखा जाए तो क्रम और आगत। अगर अपन लोग हिंदी की बात करें तो उसमें अपन लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में। क्रमागत, क्रम और आगत से मिलकर क्रमागत शब्द बना है, जिसमें क्रम का अर्थ क्या होता है? एक कड़ी में, एक सीक्वेंस में लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये सब क्या है? क्रम है। और आगत, आगत का मतलब होता है आने वाला। यानी कि जो क्रमागत यानी कि लगातार आए, क्रम से आ जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? क्रमागत कहलाते हैं। हमने पढ़ना है क्रमागत संख्या के बारे में, यानी कि वो संख्याएं जो लगातार आए, एक सीक्वेंस में चलती आए, एक क्रम से चलती आए, हम उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। क्रमागत संख्याओं की अगर अपन लोग चर्चा करें तो क्रमागत संख्या सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक सामान्य क्रमागत संख्या, फिर पढ़ेंगे अपन लोग क्रमागत सम संख्या, और फिर पढ़ेंगे अपन लोग क्रमागत विषम संख्या। तो देखिए अपन लोग तीन तरह की संख्याओं पर विचार करते हैं। एक तो नाम लेते हैं अपन लोग सीधा ही क्या? क्रमागत संख्या। इसका दूसरा नाम लेते हैं अपन लोग क्रमागत सम संख्या। और तीसरी अगर बात करें इसमें तो वो रहेगा हमारे पास क्या? क्रमागत विषम संख्या। देखिएगा क्रमागत संख्या क्या है, एक एक उदाहरण लेते हैं अपन लोग तीनों का, साथ में कंपेयर होता जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन हमारा होता जाएगा। क्रमागत संख्या की बात करें तो कोई भी एक संख्या बोलते हैं अपन लोग, कोई भी एक संख्या, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग प्रारंभ से बोले, कोई भी एक संख्या ले लिया अपन ने। जैसे अपन लोगों ने लिया 17, कौन सी संख्या ली अपन लोगों ने? 17। 17 के बाद क्रमागत 18, 19, 20, 21, इस तरह से अगर अपन लोग चलते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रमागत संख्या मिलती है। अब अगर अपन लोग इसके व्यापक रूप की बात करें, अब ये व्यापक रूप क्या होता है? इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। ये व्यापक रूप क्या होता है? देखिएगा, व्यापक रूप का तात्पर्य होता है कि ऐसे चरों का उसमें मिश्रण कर दिया जाए, ऐसे चर ले लिए जाएं कि हम लोग उस चर की जगह जो मर्जी वैल्यू रखें। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 7 से प्रारंभ करें, हम लोग 17 से प्रारंभ करें, हम लोग 25 से प्रारंभ करें, हम लोग 57 से प्रारंभ करें, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे चर की फॉर्म में लिख दें, चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, इस तरह से ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर। अगर पहली संख्या को अपन लोगों ने एक्स मान लिया तो यहां से अगर देखें कितना जोड़ने पर आ रहा है? 1 जोड़ने पर आ रहा है। तो अगली जो क्रमागत संख्या बनेगी वो x प्लस 1, फिर एक और जोड़ने पर आ रहा है x प्लस 2, x प्लस 3, चलते चलते इस तरह से हम लोग अनंत की ओर चलते जाते हैं। क्या खास बात देख रहे हैं आप खास बात क्या देख रहे हैं? आप ये खास बात देख रहे हैं, नोट, क्रमागत संख्या में कितने का? 1 का अंतर होता है।
अब हम लोग कहां पर चलते हैं? क्रमागत सम संख्या पर बात करते हैं। अगर हम लोग क्रमागत सम संख्या की बात करें तो कोई भी एक सम संख्या लेंगे पहले। जैसे हमने क्या ले लिया? 24 सम संख्या है, तो इससे अगली क्रमागत यानी कि लगातार आने वाली सम संख्या कौन सी होगी? 26, 28, 30, 32, चलते चलते इस तरह से हम लोग अनंत की ओर चलते जाएंगे। वही बात यहां पर तीन बातें जो अपने को सीखनी है। अगली कौन सी है? व्यापक रूप। क्या होगा इसका? तो अगर हम लोग इस पहली संख्या को क्या मान बैठे? x, कुछ भी मान सकते हैं, तो हमें अगली क्रमागत सम संख्या कितने जोड़ने पर मिलने वाली है? 2 जोड़ने पर मिलने वाली है। कितने जोड़ने पर मिलने वाली है? 2 जोड़ने पर मिलने वाली है। यानी कि अगली क्रमागत सम संख्या बनेगी x प्लस है, उससे अगली बनेगी x प्लस है, उससे अगली बनेगी x प्लस है। चलते चलते इस प्रकार अनंत की ओर चले जाएंगे। यहां फिर अपन लोग एक नई चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्रमागत सम संख्या में कितने का? 2 का अंतर होता है ना? अब बात किसकी करें अपन लोग? क्रमागत विषम संख्या की। कोई भी एक विषम संख्या बोल देते हैं अपन लोग, तो इससे अगली क्रमागत विषम, फिर दूसरी चीज अपने को क्या चाहिएगी? व्यापक रूप, जनरल फॉर्म चाहिएगी हमें इसकी। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? अब ये नहीं कहेंगे कि हमने x तो सम के लिए मान लिया था, क्योंकि x एक चर है, वो किसी संख्या के लिए भी माना जा सकता है। एक चर राशि है, वो किसी भी संख्या के लिए एज्यूम की जा सकती है, किसी भी संख्या के लिए सपोज की जा सकती है। तो हमने क्रमागत के लिए भी क्या सपोज किया था? x। क्रमागत सम के लिए भी क्या किया था? x। क्रमागत विषम के लिए भी क्या किया? x। अब चलते हैं, देखिएगा। तो अगली संख्या क्या मिलेगी? उससे अगली, उससे अगली। तो यहां पर भी नोट क्या समझे अपन लोग? क्रमागत कौन सी? विषम संख्या में कितने का? 2 का अंतर होता है। थोड़ा यहां ध्यान देना, हम लोग एक त्रुटि सुधारेंगे। सामान्यतः क्या होता है? एक फ्लो होता है हमारा, एक जो फ्लो चलता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है फ्लो। कैसे? क्रमागत संख्या में कितने का अंतर है? याद रखना, क्रमागत संख्या में कितने का अंतर? 1 का। क्रमागत सम में कितने का अंतर? 2 का। तो क्रमागत विषम में कितने का अंतर आ सकता है? ध्यान रखिएगा, आ सकता है, जुबान पर आ सकता है, क्योंकि पहले क्रमागत में कितने का अंतर था? 1 का। क्रमागत सम में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 2 का। तो क्रमागत विषम में, क्योंकि हमारा दिमाग किस तरफ जा सकता है? विषम संख्या की तरफ जा सकता है, और हम 2 को अगर सम संख्या मान बैठे तो विषम का अंतर आते ही हम लोग कितना मान लेंगे? 3 मान सकते हैं, जो कि हमारी गलती हो सकती है। याद रखिएगा, एक सम संख्या से अगली सम संख्या सदैव 2 जोड़ने पर ही प्राप्त होगी, और एक विषम संख्या से अगली विषम संख्या सदैव 2 जोड़ने पर ही प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या हम सदैव इसको x ही मान सकते हैं? मान लीजिए किसी ने कहा कि ये x प्लस 1 है, पहली संख्या x प्लस 1 है, तो अगली क्या मिलेगी? ऐसा मिलेगा? अगर क्या ये x प्लस 1 हो सकता है? हाँ जी, नहीं हो सकता। यानी कि सम में x प्लस 1 नहीं हो सकता। तो क्या विषम में हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने, सुनिएगा। कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चर होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर पहला मान x प्लस 1 है, तो अगला मान 2 जोड़ने पर आने वाला है, अर्थात
x प्लस 3, उससे अगला x प्लस 5, उससे अगला x प्लस 7। यहां पर x प्लस 1 है तो मान लीजिए x प्लस 1 नहीं, अपने x प्लस 3 ही ले लेते तो x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 सब संभव है। क्योंकि अगर हमारे पास पहला विषम संख्या 21 है और यहां पे हम लोग x प्लस 3 ले रहे तो हमें x का मान कितना मिलने वाला है? 18। देखिए x की जगह आप 18 लिखेंगे तो 3 जोड़ते ही आपको क्या मिला? 21। पहली संख्या मिली कि नहीं मिली? 18 में 5 जोड़ो, 18 में 7 जोड़ो, 18 में 9 जोड़ो, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। कहने का मतलब x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 कुछ भी क्रमागत सम या क्रमागत विषम में संभव है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, तो हमें बताइए इसका प्रश्न किस तरह से बन सकता है ना? देखिए हम लोग एक प्रश्न की चर्चा करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि क्रमागत सम की बात करनी है तो कितने कितने बढ़ने हैं, क्रमागत विषम की बात करनी है तो कितने कितने बढ़ने हैं? 2 ही बढ़ने हैं, 3 नहीं बढ़ने। और क्रमागत की बात करनी है तो कितना बढ़ना है? केवल 1 बढ़ना है। क्लियर हुई बात? देखिएगा अपन लोग यहां पर इनसे रिलेटेड 2-3 प्रश्नों पर विचार करते हैं। क्या है वो 2-3 प्रश्न? देखिएगा। सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x है। देखो प्रश्न आ गया हमारे सामने। कितनी क्रमागत संख्याएं? 7, और वो भी कैसी? विषम, और उनका औसत x है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, लेकिन उसका औसत कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। तो चलिएगा, कितनी संख्याएं दी अपने को? 7 संख्याएं दी, तो हम लोग यहां पर पहले क्या लगा लें? 7 कुर्सियां लगा लें, ताकि वहां पर एक एक संख्या को बिठा देंगे। 7 स्थान बना लेते हैं जहां पर अपन लोग एक एक संख्या को बिठाने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि संख्या कैसी है? विषम है, लेकिन है क्या? क्रमागत है, यानी कि हर बार अंतर कितने कितने का है? 2 का है। अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है? समान है। याद रखिएगा एक बात कि अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो औसत राजा होता है। अगर अंतर समान है, डिफरेंस समान है, तो औसत कौन होता है? राजा होता है। और राजा कहां बैठता है? बीच में या बीचों बीच? 2 फर्क है, बीच और बीचों बीच में फर्क है ना? समझे मेरी बात को? औसत क्या होता है? अगर अंतर समान हो तो औसत राजा होता है, और राजा कहां बैठता है? बीचों बीच बैठता है। तो बताइए इन 7 संख्याओं की या 7 कुर्सियों की या 7 स्थानों का राजा कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। और यहां कौन है? वो x है, क्योंकि हमें कहा गया है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत x है। राजा बैठ गया, या तो इधर आना है या हमें अब उधर जाना है। संख्याएं कैसी है? क्रमागत विषम है। कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत विषम है। और बताइएगा क्रमागत विषम में अंतर कितने कितने का होता है? 2 का। आगे चलेंगे तो 2 ज्यादा और पीछे चलेंगे तो 2 कम। चलिए आगे चलते हैं। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। पीछे आए यहां से x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। बताइएगा सबसे छोटी संख्या, ये आ गई सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ये चरिये वैल्यू थी, है ना? अगर यहां पर
कोई अंकीय वैल्यू होती, यहां पर अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती, तब हम कैसे करते उसे? देखिएगा, हम लोग एक प्रश्न और उठा रहे हैं इसका। फिर इसी प्रकार का एक प्रश्न उठाएंगे। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितनी? 9। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x + 3 है। कितना है भाई? तो बताइए कुर्सियां कितनी लगा दें, स्थान कितने बना लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 है, संख्याएं कैसी है? क्रमागत सम है। चाहे तो क्रमागत सम हो, चाहे क्रमागत विषम हो, अंतर हमेशा 2 का रहता है। और जब अंतर समान होता है तो औसत राजा होता है। और राजा कहां बैठता है? बीचों बीच बैठता है। और औसत है कितना? x + 3। तो देखिएगा x + 3, ये देखिएगा इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बीचों बीच आ गया। क्लियर? क्रमागत कैसी संख्या थी? सम। कितने कितने जोड़ेंगे? जोड़ना बड़ा आसान होगा। जो चीज मुझे सिखानी है वो घटाने में सिखानी है अब आपको। x + x + x + x + वापिस चलते हैं, यहां ध्यान दें। x प्लस कितना था? उसमें से कितने कम करने हैं? 2। तो अब जरा एक बात था, तो देखिएगा यहां क्या थी प्रकृति? इसकी प्रकृति कैसी है? चर की प्रकृति है। इसकी प्रकृति कैसी है? अचर की प्रकृति है। हमें क्या करना है? इसमें से 2 घटाने हैं। और 2 घटाएंगे, वो चर होंगे कि अचर होंगे? अचर होंगे। चर नहीं होगा। चर का मतलब चरने वाला, कुछ भी खा ले, उसके खाने योग्य जो भी सामान है। आई समझ में? यानी कि x 1 को भी ले सकता है, 5 को भी ले सकता है, 17 को भी ले सकता है, 92 को भी ले सकता है, 3.7 को भी ले सकता है। लेकिन 3 ना तो 2.9 को ले सकता है, ना 3.1 को ले सकता है। इसलिए वो क्या है? अचर है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। तो हमें क्या करना था? 2 घटाना था। तो क्या 2 इसमें से घटेगा या 3 में से घटेगा? 3 में से। तो देखिएगा 3 हमारे पास किसके थे? प्लस के। आपको 3 रुपए कहीं से मिले? 3 प्लस मतलब 3 का प्लस हुआ आपके पास। आपको कहीं से 3 रुपए मिले और आगे चलते ही 2 का सिक्का 1 है, खो गया, नुकसान हो गया। एटलीस्ट आप फायदे में रहे कि नुकसान में रहे? अभी तक तो फायदे में है। कितने फायदे में है? एक्स का कुछ बिगड़ा ही नहीं, वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो यहां क्या आएगा? और कितना कम करना है? यहां दिक्कत आएगी, ये चीज समझिएगा। और कितना कम करना है? 2 और कम करना है। तो 1 में से 2 आपके पास, आपको मिले कितने? 1 मिला। गए कितने? 2 गए। मिला कितना? 1। गए कितने? 2। फायदे में रहे कि नुकसान में? नुकसान का मतलब कितने नुकसान में रहे? आलो, इसमें से और कितने कम करने हैं? आप ऑलरेडी 1 नुकसान में चल रहे हैं। अब आप ऑलरेडी 1 नुकसान में चल रहे हैं और 2 रुपए का सिक्का 1 और गुम हो गया आपका। अब बताइए क्या हुआ? नुकसान में नुकसान और इकट्ठा हो गया, तो फिर नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? अब 3 का हो गया नुकसान। तो x माइनस और 2 कम करने हैं, नुकसान फिर हुआ कितने का? तो क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या x + 11। सबसे बड़ी संख्या x + 11 और सबसे छोटी संख्या x + अच्छा प्लस में नहीं है क्या? x - 5। अगर आप इन दोनों का औसत निकालें, बाई चांस निकाल बैठे, औसत सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या करते हैं x - 5 x + 11। हम देखो क्या था, समान प्रकृति के चरों में भी जोड़ घटाव होगा। तो x और x जुड़ेंगे दोनों, कितने हो जाएंगे? 5 का नुकसान है, 11 रुपए कहीं से मिल गए,
ऐसा नुकसान हो जाए तो हो जाए, फिर क्या इलाज है? तो दिन में 5-10 बार हो जाए तो भी चलेगा। भी 5 रुपए खो जाए 11 रुपए मिल जाए तो ऐसा नुकसान तो सहन कर लेंगे, है ना। और दिन में 5-10 बार हो तो कहना ही क्या है। तो 5 का नुकसान हुआ, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑल ओवर आपको 6 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि अगर आप इसका सम करते हैं, जोड़ करते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है? x 2x प्लस 6। अब आप औसत ज्ञात करेंगे तो राशियों का योग तो हो गया। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की। आप इसे किससे भाग देंगे? इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे। इसको 2 से भाग दिया, ये रहा। इसको 2 से भाग दिया, ये रहा। ये देखिए 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या मिला? x। इसको 2 से भाग दिया, आपको क्या मिला? 3। तो बताइएगा आपका औसत क्या आया? क्या आ गया आपका औसत? आपका औसत आया x प्लस 3। क्या आप हमारी बात को समझ गए? हमने आंसर भी हमारा चेक कर लिया। अब हम लोग एक सवाल उठाएंगे, किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू में। चलिएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रश्न उठाते हैं अपन लोग। क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रश्न? कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 37.5 है। कितनी संख्याएं बना दी अभी हमें? 6। कितनी कुर्सियां लगा दें अपन लोग? 6। 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं बनाई? 6 संख्याएं बनाई। कितनी कुर्सियां लगा दी? 6 कुर्सियां लगा दी। अब बताएं भाई, औसत कौन होता है? राजा होता है। और राजा कहां बैठता है? अब राजा कौन सा है? राजा भी कौन सा है? ये राजा भी थोड़ा सा स्टाइलिश राजा है। आई समझ में? वो राजा भी अंकड़ खान राजा है, यानी इसने रट पकड़ रखी है। भी बैठूंगा तो कहां बैठूंगा? बीच में ही बैठूंगा, दाएं बाएं तो हिलूंगा ही नहीं। जबकि कुर्सियां कितनी है? 6 है। अब राजा अगर इस पे बैठ गया तो इधर 2 है, इधर है। अगर इस पे बैठ गया तो इधर 2 है, उधर है। अब राजा ने शर्त क्या रख रखी है? बैठूंगा तो बीच में। जबकि हमारे पास कुर्सियां ही, स्थान ही कितने बने हुए हैं? 6। तो बेचारे राजा क्या करेंगे? यहां खड़े रहेंगे। रहेंगे कहां पे? बीच में। समझ में आ रही है हमारी बात? कितना है औसत? संख्या कैसी थी? क्रमागत। संख्या कैसी थी हमारी? क्रमागत। क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है? 1 का अंतर होता है। कितने का? 1 का अंतर होता है। यानी कि यहां से यहां के बीच डिफरेंस कितने का रहेगा? 1 का डिफरेंस रहेगा। तो यहां से यहां के बीच 1 का डिफरेंस रहेगा, तो इधर है 0.5 और इधर भी 0.5। यानी कि इधर आएंगे तो 0.5 कम और आगे जाएंगे तो 0.5 अधिक। तो बताओ 37.5 में से 0.5 गए, अब कितने कितने कम होंगे? क्योंकि क्रमागत संख्या है तो 1 का ही अंतर आएगा। तो बताएं, सैंतीस 0.5 प्लस 5.5। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। एनी डाउट? बिल्कुल क्लियर हुआ ये? चलिएगा साहब जी, यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लें ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े। कोई थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, जैसे अपनी यहां क्या थी संख्या? तो क्या थी? सम थी। लेकिन अपन लोग यहां देख रहे हैं कि ये x प्लस 5 है, ये x प्लस 7 है, जबकि वो हमें वो क्या लग रहा है? विषम लग रहा है। ऐसा कुछ कभी नहीं है। ये कह रहा है कि x में अगर अपन लोग 3 जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। अब x का मान जो होगा ना वो इस तरह से सेट होगा कि उसमें 3 जोड़ते ही आखिर हमें मिलना यहां क्या है? सम ही मिलना है। जैसे मान लीजिए ये 28 होता, अगर ये 28 होता
तो x का मान 25 प्लस 3 28। अगर ये विषम संख्या होती और ये 31 होता तब x का मान 28 प्लस 3 31, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग x का मान चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो ओवरऑल देखा जाएगा यहां जो मिलेगा तब वो हमेशा कौन सी संख्या होगी, सम है तो सम होगी, विषम दी है तो विषम होगी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 3 5 है तो विषम संख्या है, नहीं जी, क्योंकि अगर यहां कोई अलग संख्या होगी विषम होगी और उसमें विषम जोड़ेंगे तो हमें परिणाम क्या मिल रहा है, सम मिलेगा। आगे समझ में चलिएगा भी। इसके बाद इस तरह के प्रश्न हमसे क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या से रिलेटेड इस तरह के प्रश्न कभी औसत पूछा जा सकता है, कभी सबसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, कभी सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है, या आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा जा सकता है, या आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा जा सकता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा यहां आ रहे हैं वापिस कि हमने देखा कि औसत राजा था, राजा यहां रुकेगा। इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि क्रमागत संख्या है, संख्या कैसी है, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या। और हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या में हमेशा अंतर एक का होता है, यानी कि यहां से यहां के बीच एक का अंतर होगा, यानी कि यहां से यहां तक एक ही कदम है, तो यहां तक कितने कदम हुए, आधा कदम, यहां से यहां आधा और यहां से यहां भी आधा, मतलब टोटल एक कदम हो गया। तो ये टोटल कितना डिफरेंस है, एक का, तो यहां तक कितना रहेगा, आधे का, और इधर भी कितना रहेगा, आधे का। तो इधर आधा कम किया, इधर आधा बढ़ाया, तो हमें ये संख्याएं मिल गई। मिटो दिया जाए भाई। ये देखिएगा अभी क्रमागत संख्या के बाद अगली बात हमारी जो आती है वो आती है बहुत ही महत्वपूर्ण और संख्याओं में आखिरी संख्या, 12वें नंबर की संख्या। हम अभी तक टोटल 11 प्रकार की संख्याओं पर विचार कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 12वें प्रकार की संख्या, और वो है हमारी भिन्न संख्या। देखिएगा यह नाम कोई नया नहीं है हमारे लिए, भिन्न शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि भिन्न को आज तक हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। यूं मानिए कि अभी तीसरी क्लास से भिन्न का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लगभग 10वीं तक तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है। तो असल में देखा जाए भिन्न क्या होता है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अंश और हर से बनी संख्या क्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है। तो जरा अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें कि जी अंश और हर से बनी संख्या भिन्न संख्या कहलाती है, मान लीजिए अंश 4 है और हर 5 है, तो हमें संख्या क्या मिली, 4/5। तो क्या 4/5 जो है वो भिन्न संख्या ही होगी, या 4/5 परिमेय संख्या भी हो सकती है, क्योंकि परिमेय का भी रूल फॉलो हो रहा है। परिमेय का रूल था वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सके, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहां q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, परिमेय संख्या भी है, और हम इसे किसके अंदर लिख रहे हैं, भिन्न संख्या में लिख रहे हैं। तो क्या परिमेय संख्या और भिन्न संख्या सदैव समान होती है, या परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में कोई अंतर होता है? देखिएगा परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। परिमेय संख्या थोड़े से वाइड रूप को कहते हैं, और अगर उसका थोड़ा सा रूप छोटा कर दिया जाए, उसे थोड़ा सा संकीर्ण कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलती है, भिन्न संख्या प्राप्त होती है। कहने का भाव कि परिमेय संख्या में अंश और हर, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, प्लस या माइनस, यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी कि भिन्न संख्या में मैं -4/5 भी लिख सकता हूं और 4/-5 भी लिख सकता हूं। किसमें, परिमेय संख्या में। किसमें, परिमेय संख्या में इसे हम लोग
-4/5 लिख सकते हैं, और कहीं जरूरत पड़े तो 4/-5 भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें अंश और हर, कंडीशन केवल एक ही है कि हर का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब हर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। कहने का मतलब अंश अगर प्लस का है तो 0 से बड़ा है, और 0 से छोटा है इसका मतलब माइनस का है। तो इसमें हर जो है वो प्लस या माइनस का हो सकता है, उसी प्रकार अंश भी प्लस या माइनस का हो सकता है। लेकिन भिन्न संख्या में अंश और हर दोनों ही और सदैव ही किसके होंगे? पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब भिन्न संख्या में नेगेटिव निशान नहीं आता। अर्थात परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, जबकि भिन्न संख्या केवल और केवल धनात्मक ही होती है। ये था मेन डिफरेंस कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं कि भिन्न संख्या का मूल वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। भिन्न संख्या का जो मूल वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि भिन्न जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न। अब उचित और अनुचित को तो आप समझते होंगे कि उचित भिन्न क्या होता है? जो वैध हो, जो मान्य हो, जो स्वीकार्य हो, उसे तो क्या कहते हैं? उचित। और जो स्वीकार्य नहीं हो या नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनुचित। इसे अवैध या अनुचित कहते हैं, जो नियम के अनुरूप ना हो। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए क्या है, वैसे तो इसका जो सामान्य नियम बनता है वो, अगर मैं सीधा बोलूं तो आपको याद करना पड़ेगा, उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा। वह संख्या जिसमें अंश सदैव हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है, और वह संख्या जिसमें अंश हर से बड़ा या उसके बराबर हो अनुचित भिन्न कहलाती है। इसे याद करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं याद नहीं करना पड़े तो हम एक एग्जाम्पल ले लें आपके सामने, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ऐसा ले जो आपके साथ बहुत बार घटा है, और कोई चीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ घटी हुई चीज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी इनको इसको क्या चीज पता है जो हमारे साथ घटी है? ऐसी इसको क्या पता चली बात कि जो हमारे साथ बहुत बार घटी है, एक बार भी नहीं, और इतनी और गारंटी ले रहा है कि बहुत बार घटी है। तो ऐसा हम एक उदाहरण ले रहे हैं। आज से पहले तक हमने बहुत सी परीक्षाएं दी। बहुत सी परीक्षाओं से हमारा तात्पर्य क्लास के टेस्ट हो गए, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई, वार्षिक परीक्षाएं हो गई, है ना, सामान्य टेस्ट हो गए, मेजर टेस्ट हो गए, बहुत सी परीक्षाएं दी है और बहुत सी परीक्षाओं के परिणाम भी आए हैं। अब देखिएगा, परीक्षाओं के वे परिणाम, उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको बात याद रह जाए हमेशा के लिए। परीक्षाओं के वे परिणाम जिस पर हमारे घर वालों को विश्वास हो जाए वो उचित है, और जब उनको विश्वास होना बंद हो जाए तब अनुचित है। मेरी बात समझ के? अब कैसे देखिएगा, एक बच्चे की परीक्षा हुई, मान लीजिए वो परीक्षा कितने अंकों की थी? 20 की थी। मान लीजिए वो परीक्षा कितने अंकों की थी? 20 अंकों की परीक्षा थी, और उस बच्चे ने 20 में से इतने अंक हासिल किए, 100 एक का हटा के इतने अंक ले लिए। तो घर वाले क्या कहेंगे? कसम से अंक उठाओ, ओके नहीं वो काम करे होते हैं। सबूत का पग तो पालने में छाना गोर रहे, ये डायलॉग हो रहेगा तो आता है ना, आगे समझ में। अगर उसने कहा भी आज मेरे 20 में से 10 आए, ठीक है कौन सी न्याली कर दी तो 10 आ गए, तो ढंग से पढ़ना है तभी पढ़ लो, नहीं तो देख लो आपका हिसाब। समझ में आ रही है बात हमारी? ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा, बार बार खूब मिला होगा। अब बस वही चीजें लेके आ रहा हूं।
क्या मेरे ना 20 में से 15 आए। क्या तू 13 न छोड़, तो कभी रामलाल आला जी है वो कालिया गोरी का बिंगा कितना आया नंबर, क्या बिंगा तो 19 आया, तो फिर 13 टिकी आया। बिना ज्यादा सुविधा मिलेगी कि कौन लाडी मारी कनक में खोट हो। आगे समझ में? अच्छा, अब की बार क्या सुनने को मिलेगा? अब की बार क्या सुनने को मिलेगा? क्या है? तो एक बार आ गए तो क्या हुआ, अगली बार आएंगे तब देखेंगे। आई ना समझ में? अब उदाहरण ले रहा हूं। अब की बार क्या सुनने को मिलेगा? सुनने को तो मिलना ही मिलना है, लाइसेंस है, लेकिन अब की बार क्या सुनने को मिलेगा? तेरे तो इतने नंबर आ ही नहीं सकते, जरूर तूने नक्कल मारी है। मैं लिख के देता हूं, स्टाम्प पर लिखवा ले चाहे मेरे से। यानी कि उनको विश्वास किसी भी हालत में नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब बस एक बात से लिंक किया है, जोड़ा है, समझ गए? ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। बस जब उचित और अनुचित की बात आएगी तो आपको ये मेरी जो बात है वो याद आ जाएगी और फटाक से आप डिसीजन ले लेंगे कि भी ये उचित है और ये अनुचित है। तो कहने का मतलब ये जो संख्या थी वो किस में शामिल नहीं होगी? उचित में शामिल नहीं हुई। तो अब देखिएगा, अब अपनी परिभाषा को याद करो। करो परिभाषा को याद। क्या थी? कि वह संख्या जिसमें अंश हर से छोटा हो। क्लियर? और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? या तो बराबर हो और या उससे बड़ा हो। तो क्या है? अनुचित है। क्या दोनों प्रकार की भिन्न क्लियर हो गई? उचित भिन्न कौन सी होती है? वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, उचित होती है। और वह भिन्न जिसमें अंश हर के बराबर या उससे बड़ा हो, तो क्या होगा? अनुचित। आगे सुन, दूसरी एक उदाहरण और ले लेता हूं। है एक सामान्य सा उदाहरण ले रहा हूं भाई। एक नियम बताना मुझे, एक सामान्य सी बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और ये इसके सर पे बैठा है। समझ रहे? ये कितने लोग हैं? एक दूसरे के सर पे बैठा है। आई समझ में? तो बड़े के सर पे छोटा उचित लगता है या छोटे के सर पे बड़ा उचित लगेगा? यानी कि हम बच्चे जो है वो अपने पिताजी के कंधों पर बैठे, बच्चे जो अपने दादाजी के कंधों पे बैठे तो उचित लगता है। समझ में आ रही है हमारी बात? लेकिन हाँ जी, भी बच्चे अगर अपने पिताजी या अपने दादाजी के कंधों पे बैठे तो उचित लगता है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो है मैं। अच्छा, आप वहां ले गए बात को, वो कंधा समझ बैठे। नहीं जी, वो इतना दूर तक ना जाए, तो आप बात को बहुत गलत दिशा में ले गए। रफ्तार के साथ साथ दिशा जरूरी है, नहीं तो गलत दिशा में चले जाएंगे हम लोग। तो यानी कि हम जब छोटे होते थे तो अक्सर हम लोग हमारे पेरेंट्स के कंधों पर बैठते, तो जायज़ बात थी। लेकिन पेरेंट्स अगर बच्चों के कंधों पे बैठे तो वो गलत है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उल्टा चल रहा है, या हम कहें भी सिस्टम के विपरीत है। अपने को क्या करना है? याद रखना है, समझना है। क्या दोनों बातें तैयार हो गई अच्छी तरह से? अब बढ़ता हूं आगे कि भिन्न संख्या का मूल विभाजन दो प्रकार का था, उचित और अनुचित। इसके बाद में एक आंशिक विभाजन आता है। अब आंशिक विभाजन में क्या है कि भिन्न को हम लोग 5 प्रकार से विभाजित करते हैं। भिन्न के प्रकार बनेंगे 5। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मिश्र भिन्न,
मिश्रित भिन्न, यौगिक भिन्न, समान भिन्न, तुल्य भिन्न और वितत भिन्न। हम लोग इन 5 प्रकार की भिन्नों पर विचार करने वाले हैं। इन 5 प्रकारों में से 4 प्रकार की जो भिन्न बनेगी वो बिल्कुल सामान्य सी भिन्न है और हमने खूब बार इनको पढ़ा हुआ भी है। लेकिन 5वें प्रकार की जो भिन्न बनेगी वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भिन्न होगी। वितत भिन्न जो बनेगी हमारी, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चलन है सीईटी का सेंट्रल लेवल में, और अगर हम बात करें पंजाब की, तो बहुत बार परीक्षाओं में उनके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग पहले भिन्न की जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी? मिश्र भिन्न की चर्चा कर रहे हैं। मिश्र भिन्न का मतलब होता है, मिश्र भिन्न कहते ही आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम इसके आगे इसका दूसरा नाम और लिख देंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। मिश्र भिन्न को हम कहते हैं क्या? सही बट्टा की भिन्न। कौन सी? सही बट्टा की भिन्न, यानी कि एक ऐसी भिन्न जिसे बोलते हुए 2 शब्द काम में आए। कौन कौन से? सही और बट्टा। यानी कि कौन सी भिन्न होगी ऐसी जो सही और बट्टा के रूप में बोली जाएगी? 5 सही 3 बट्टा 7। समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसी भिन्न जिसे बोलते समय सही और बट्टा दोनों शब्दों का उपयोग आ जाए, वो कौन सी भिन्न होती है? मिश्र भिन्न होती है। एक शब्द है मिश्र और एक शब्द आएगा आगे मिश्रित, दोनों अलग अलग है। यह क्या है? मिश्र भिन्न है, और वहां पढ़ेंगे क्या? मिश्रित भिन्न, दोनों अलग अलग होंगे। तो देखिएगा, मिश्र भिन्न क्या है? सही बटा की भिन्न। इस सही बटा को हल करने के लिए सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, और जो भी परिणाम आता है उसमें ये जोड़ा जाता है। तो 7 गुना 5 प्लस 3 बटे, जरा बताएं कि उपरोक्त हमारे द्वारा पढ़े गए दोनों प्रकार, उचित और अनुचित 2 प्रकार हमारे द्वारा पढ़े गए थे, उनमें से यह कौन सा प्रकार है? क्या मिश्र भिन्न सदैव अनुचित प्रकार की ही होती है या उचित प्रकार की भी हो सकती है? हाँ जी, याद रखिएगा, सामान्यतया यह भिन्न सदैव अनुचित प्रकार की ही होती है। चाहे जैसा मर्जी प्रश्न आ जाए, यह भिन्न सामान्यतया अनुचित प्रकार की होती है। केवल एक ही इसकी केस आती है, जब यह उचित भिन्न बन जाएगी। क्योंकि याद रखें, हमारा नियम कहता है कि पहले इसको गुणा करें फिर ये जोड़े। तो जैसे ही इसको गुणा करके ये जोड़ेंगे, अगर यहां कम से कम 1 भी है तो 7 एकम 7 और 3 10, ये हमेशा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, और जैसे ही बड़ा बनेगा क्या बन जाएगी? अनुचित भिन्न बन जाएगी हमारी। तो देखिएगा, वो कौन सा अपवाद है या वो कौन सी स्थिति है जब ये भिन्न उचित भिन्न बनेगी? ये जो अंक है यहां, अगर यहां पर 0 आ जाए, यानी कि 1 के अलावा 1 से कम, और 1 से कम क्या होता है? 0। अगर ये भिन्न 0 सही 3 बटा 7 बोली जाती तो देखिएगा, 7 0 0 प्लस 3 3 बटा, अब यह किस प्रकार की भिन्न बन जाएगी? उचित प्रकार की भिन्न हमारे सामने बन जाएगी। अब पढ़िएगा, भी देखिएगा, उचित भिन्न में क्या था? अंश हर से छोटा था, और अनुचित भिन्न में क्या था? अंश हर से बड़ा था। तो मिश्र भिन्न में जब सही बटा की भिन्न हमारी बनने वाली है, तो हमेशा जब सॉल्व करेंगे इसे, तो अंश हमेशा हर से क्या आएगा? बड़ा आएगा। अतः मिश्र भिन्न सामान्यतया किस प्रकार की भिन्न होती है? अनुचित प्रकार की भिन्न होती है। केवल एक स्थिति को छोड़कर कि यहां पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब यह किस प्रकार की भिन्न बन जाएगी? उचित प्रकार की भिन्न बन जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इसमें 2 नंबर भिन्न की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग 2 पर, तो वो है यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न, अब देखिएगा भाई, यौगिक भिन्न कौन सी होती है?
यौगिक भिन्न का मतलब होगा इसमें कम से कम दो भिन्न होंगी और उनके बीच में क्या होगा, एक संबंध होगा, कोई ना कोई दो भिन्नों के बीच में संबंध होगा। और संबंध हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, संबंध कारक आता है, एक पढ़ा है हिंदी में संबंध कारक। क्या आता है संबंध कारक के साथ, का, की, के आता है ना। तो यहां जो यौगिक भिन्न में जो होगा वो कारक होगा, या जो संबंध जो दर्शाने वाला वर्ण होगा वो कौन सा होगा, का होगा। यानी कि 5/7 का 3/4, इस तरह से जो भिन्न बनेगी वो किस भिन्न का उदाहरण होगा, यौगिक भिन्न का उदाहरण होगा। और जो का है उसका गणितीय नोटेशन या गणितीय संकेत जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 3/4। अब गुणा का एक रूल होता है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 5 तिये 7 चौके। यह किस प्रकार की भिन्न है, यह उचित प्रकार की भिन्न है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यौगिक भिन्न जो होती है वो सदैव उचित प्रकार की भिन्न होती है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि अगर हम लोग एक ऐसा उदाहरण भी ढूंढ लें जिससे अनुचित प्रकार की भी होती है, तो हम ये नहीं कह सकते भी सदैव उचित होती है। उचित भी होती है और अनुचित भी होती है। देखिएगा, 5/3 गुना 7/4, अगर हम ऐसी, सॉरी गुना नहीं जी, का, तो अब क्या लिखा जाए, 5/3 इंटू 7/4, 7 पंजे 3 चौके। अब यह किस प्रकार की भिन्न बन गई? तो इसका मतलब हम एक ऐसा उदाहरण ढूंढने में कामयाब हो गए जहां पर भिन्न अनुचित होती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यौगिक भिन्न जो होती है वो किस प्रकार की भिन्न होती है? उचित तथा अनुचित दोनों प्रकार की होती है। तीसरा क्या नाम होगा इसका? मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न नहीं होगा, मिश्रित भिन्न होगा। अब यह मिश्रित भिन्न क्या है? देखिए, इसे अगर आप लोग समझने के लिए लिखें तो लिखेंगे भिन्न का भिन्न रूप। इससे क्या तात्पर्य है कि एक भिन्न होगी, ऐसे ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न भी किस में होगी? भिन्न के रूप में होगी। यानी कि इसमें अंश भी होगा, वो भी इस तरह से 2/3, और हर भी होगा 3/5, इस तरह से बट्टा के रूप में होगा। यानी कि बट्टा के रूप में अगर दो भिन्न आ जाए, अंश में भी एक भिन्न हो और हर में भी एक भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न का भिन्न रूप कहते हैं। यानी कि भिन्न के अंदर भिन्न क्या हो गई? मिक्स हो गई। समझ गए हमारी बात को? यानी कि एक भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न मिक्स हो गई, अर्थात भिन्न के अंदर भिन्न बन गई। यानी कि मूल भिन्न तो ये थी हमारी, ऐसी भिन्न बननी थी, जिसमें एक अंश होना था और एक हर होना था। लेकिन अंश भी हर भिन्न में है, जैसे 3/5, हर भी भिन्न में है 5/7। तो भिन्न है, लेकिन वो भी किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। तब हम इसे क्या कहेंगे? भिन्न का भिन्न रूप, अर्थात कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न। देखिएगा, 2/3 और 5/4, दो भिन्न लिख ली। अब ध्यान दीजिएगा, जो बट्टा का निशान है, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं 5वीं 6ठी क्लास में, कि जो भाग का निशान होता है या जो बट्टे का निशान होता है वो किस में बदल जाता है? गुणा में। पहली भिन्न लिखी जाती है 2/3, और जो भाग का निशान है वो बदल जाता है गुणा में, और इसके बाद की जो भिन्न है वो क्या हो जाती है? पलट जाती है, उलट जाती है, अर्थात उसका अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। तो ये बनेगा क्या? 4/5, यानी कि 8/15। कैसी भिन्न है? कैसी भिन्न है? उचित। तो क्या यह अनुचित भी हो सकती है? देखते हैं। 12/5, 3/7 लिख दिया। तो देखिएगा 12/,
भाग का निशान 7/12 साते 5 तिये किस प्रकार की बन गई? तो अब हम क्या कह सकते हैं, मिश्रित भिन्न भी उचित और अनुचित प्रकार की हो सकती है। आता है चौथी भिन्न का नाम, जिसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न या समान भिन्न या इक्वल फ्रैक्शनल नंबर। देखिए इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि तुल्य भिन्न या समान भिन्न क्या होती है। वह भिन्न जो दूसरी भिन्न के बिल्कुल बराबर हो, एक जैसी भिन्न प्राप्त हो, अर्थात दोनों भिन्नों को हल करें अलग अलग। मान लीजिए हम लोग एक 2/3 को हल कर रहे हैं और एक 10/15 को हल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? 2/3 को आप हल करेंगे, आपको क्या मिलने वाला है? अगर सिंपली हल करेंगे तो 2/3 ही मिलने वाला है, लेकिन अगर दशमलव में हल करेंगे तो 0.666 मिलने वाला है। आगे समझ में? इसी तरह से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 2/3, क्योंकि 5 दुए 10 और 5 तिये 15, आपको 2/3 मिला। लेकिन अगर इसको दशमलव रूप में बदलते, यानी कि 10 को किससे भाग देते? 15 से भाग देते, तो जाता नहीं भाग, 0 लगाना पड़ता, पॉइंट 100 बन गया। 15 छिके 90, 10 बच गया, पॉइंट लगा हुआ था, फिर 0 लगा, 100 बन गया। 15 छिके 90, 15 छिके 90, बार बार इस तरह से चलते जाएंगे और हमें 0.6666। अब देखिए दोनों भिन्न थी, एक भिन्न क्या थी? 2/3 और दूसरी भिन्न क्या थी? 10/15। क्या अब हम कह सकते हैं कि दोनों भिन्न समान है? क्योंकि दोनों को हल करने के बाद हमें एक ही आंसर की प्राप्त होती है, एक ही जैसा आंसर हमें मिलता है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो हम कहेंगे ये दोनों भिन्न जो है वो क्या है? तुल्य भिन्न है या समान भिन्न है। तो हम क्या कहेंगे? हम कैसा लिखेंगे? 2/3 बराबर 10/15। अब देखिएगा, क्या है कि हमसे पूछा जाए कि 2/3 के तुल्य भिन्न कौन कौन सी है। अब हमें याद थोड़ी ना रहेगा, यानी कि अंश और हर को अगर किसी समान संख्या से आप गुणा कर देंगे, दोनों को एक ही संख्या से, अगर ऊपर 4 से कर रहे हैं तो नीचे भी, ऊपर 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी, ऊपर 7 से कर रहे हैं तो नीचे भी, 4 से किया, 5 से किया, 7 से किया, अगर आप इन भिन्न को हल करते हैं तो जो इससे आंसर मिल रहा था 2/3 या 0.666, वो इससे मिलेगा, वो इससे मिलेगा और वो इससे मिलेगा। अर्थात अगर कोई भिन्न संख्या को अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त भिन्न होती है वो हमेशा उसके क्या भिन्न मिलती है? तुल्य भिन्न मिलती है। या दो भिन्न ऐसी हों कि जिनको सरलतम रूप में बदलने के पश्चात एक ही प्रकार की भिन्न मिलती है। जैसे देखिए 2/3 सरलतम रूप यही था। या बात करें हम लोग इन दोनों की, 8/12 और 14/21 की बात करें, इसको सरलतम रूप में बदला, किसका भाग गया? 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इसमें सरलतम रूप में बदले, किसका भाग गया? 7 का, 7 दूनी 14, 7 तिया। बताओ इससे क्या मिला? इससे भी क्या मिला? तो कहने का मतलब ये दोनों भिन्न आपस में क्या है? समान भिन्न है। इनके दोनों भिन्न आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। क्या हमारी बात यहां तक समझ में आई? इसके आगे की संख्या जो 5 नंबर पे संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? वितत भिन्न आएगी। कौन सी आएगी? वितत भिन्न आएगी। अभी तक हम लोग 4 प्रकार की भिन्न संख्याओं के बारे में विचार कर चुके हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने भिन्न संख्या में पढ़ा था मिश्र भिन्न, उसके बाद पढ़ा था यौगिक भिन्न, उसके बाद पढ़ा था मिश्रित भिन्न, उसके बाद पढ़ा था तुल्य भिन्न, समान भिन्न, और अब जिस भिन्न की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग 5वीं भिन्न की, उसका नाम है वितत भिन्न। हालांकि हम भिन्न संख्या के प्रारंभ में ये चर्चा आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि तुल्य भिन्न
के बाद में जो वितत भिन्न आती है, वितत भिन्न का सामान्यतया बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है, क्योंकि पीछे पंजाब और केंद्रीय भर्तियों के अंदर इसका प्रश्न देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फ्रेमिंग देखते हैं कि भिन्न का प्रारूप कैसा रहेगा, किस प्रकार भिन्न लिखी जाएगी। तो देखिएगा, पहले कोई डिजिट होगी अर्थात कोई भिन्न होगी, अंश या केवल अंश में हो सकती है, केवल अंश और हर में दोनों में भी हो सकती है। उसके प्लस या माइनस में, या तो प्लस में होगा और या उसके माइनस में होगा, कोई एक भिन्न होगी। हो सकता है आगे फिर क्या होगा, इसके प्लस या तो इसके साथ प्लस होगा या इसके साथ माइनस होगा, फिर कोई भिन्न एक और बन जाएगी। पुनः एक बार फिर से इसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ जाएगी, फिर इसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ जाएगी, फिर इसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ जाएगी। इस प्रकार जो भिन्न चलती है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, इसमें देख रहे हैं कि हर बार पहला डिजिट जो है वो सिंगल रह रहा है। देखिएगा, एक 5 प्लस 1/3 को छोड़ दिया, उसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ गई, फिर 5 को छोड़ दिया, उसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ गई, फिर 5 को छोड़ दिया, उसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ गई, फिर 4 को छोड़ दिया, उसके प्लस या माइनस में एक भिन्न आ गई। इस प्रकार हमारी भिन्न चलती रहती है। यह लिखा इस तरह से जाता है, लेकिन जो हल करने का प्रोसेस इसका रहेगा वो रहेगा यूं। हल करने का प्रोसेस जो रहेगा वो नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। कहने का भाव, पहले ये वाला ब्लॉक हल होगा, फिर ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये वाला ब्लॉक हल होगा, फिर ये इसका जो हल आएगा आंसर वो इसके साथ एडजस्ट होगा, फिर ये वाला होगा, इस तरह से ये वाला होगा और लास्ट में ये वाला होगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये इसके हल करने का प्रोसेस रहता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक ही उदाहरण में नहीं समझ, हम लोग पहले थोड़ी सी छोटी सी वितत भिन्न लेते हैं ताकि हम लोग उसे समझ पाए। देखिए, हम लोग एक छोटी वितत भिन्न ले रहे हैं। हमने लिया एक एग्जाम्पल, 5 + 3/4 माइनस 5/2। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिएगा क्या होगा इसका। हमने एक छोटी सी भिन्न ली है, अगली बार में हम लोग एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। अभी हम लोग यहीं तक रुक रहे हैं। एक बार पहले इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। अब देखिएगा, पहले ये गुणा करते हैं अपन लोग, कितना आंसर आया, फिर निशान क्या है, अब ये गुणा करते हैं बटा में, जो दोनों बटा में थे उनका गुणा करके लिख देते हैं। इसका मतलब इसका जो हल आएगा वो आएगा 8 - 5/2, यानी कि 8 - 5 3/2, यानी कि इसका जो परिणाम आएगा वो असल में क्या आएगा, 3/2 आने वाला है। चलिए आगे बढ़ता हूं। 5 + 3 गुणा, अब इसके बट्टा में कोई भिन्न है तो ये भिन्न क्या होगी, इसके गुणा में जाएगी और क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो क्या लिख दिया जाएगा, 2/3। अगली लाइन में 5 + 3 से 3 कैंसिल हो गया। बताइए हमारा आंसर क्या आ गया, 7। हमारा आंसर आ गया। लगभग हमें 10% समझ में आना है। केवल एक बात समझ में आनी है कि हमें इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम लोग सीधा ऐसे तिरछा गुना करेंगे। यहां से शुरू करेंगे, पहले गुना किया, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर ये गुना किया और बाद में उनका हल किया और बट्टा में जो दोनों नीचे थे उनका क्या कर दिया, गुणा करके लिख दिया। बस अभी तक एक बात समझ में आनी है। इसके आगे हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेंगे इस उदाहरण में अपन लोग। 4 + 1/3 + 2/3 +
1/2। थोड़ा ज्यादा हो गए। चलिए अब हम लोग क्या करें, लास्ट क्या है हमारे पास, ये है, हमने इसको हल करना है। बटा में क्या था, कुछ नहीं था, तो क्या लगा दिया 1। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले क्या बना, बीच में निशान, अब गुना करेंगे क्या बनेगा 1 बटा, दोनों का गुना करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि हमारे पास बन गया 7/2। जब तक हम लोग अभ्यस्त नहीं होंगे तब तक तो लिखेंगे, जब हम लोग अभ्यस्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑलरेडी उल्टा करके लिख देंगे, 2/7 बना देंगे इसे, क्योंकि आगे जाके तो इसने क्या बन जाना है, 2/7 ही बन जाना है। चलिए 4 + 1/3 + 2 × 2/7, यानी कि 2 गुणा, ये पलट गया 7 नीचे रह गया, 2 पलट के कहां चला गया, ऊपर। अब हमने इसे हल करना है, तो बोलिए क्या लगा दें, 7 × 3 = 21, निशान बीच में, 2 दूए 4 एकम बट्टे 7 एकम 7, 21 और 4 बटे 7, ये हमारे पास बन गया 25/7। फिर से आगे इसे हल करना है अपन लोगों ने, तो देखो क्या करेंगे अपन लोग, 4 + 1 × 7/25, इसको और आगे हल करते हैं, क्या बना 4 + 7/25। अब देखिएगा, अगर तो यहां पर प्लस आए, हालांकि वो तरीका आपके पास वापिस जिंदा है कि आप यहां पर 1 लगाएंगे, 25 चौका 100 + 7 एकम 7, 107/25 आप कर सकते हैं। बाद में 107 को 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, 4 सही 7/25 आना है। याद रखें, इसके लिए हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं, 2 काम नहीं करने पड़ेंगे। अगर यहां पे आपके पास प्लस हो तो अगले स्टेप में आप इस प्लस को गायब कर देंगे, तो जब आप प्लस को गायब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 सही 7/25। केवल और केवल गायब किसको करना है, प्लस को। अगर प्लस हो तो ही ऐसा करना है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं हम लोग के कंपटीशन की दुनिया के लोग हैं, आई ना समझ में। तो हमने क्या करना है कि इसका विद्वान नहीं बनना, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा आप, देखिएगा 25 चौका 100 + 7 107/25, 107/25 मतलब 107 में 25 का भाग देना है। दीजिए फिर से 107/25, 25 चौका बच गए 7/25, आना तो यही है। तो फिर 2 क्रियाएं क्यों करो, अगर प्लस का निशान है तो उस निशान को गायब कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़े, थोड़ा सा एग्जाम्पल बढ़ाएं, बढ़ा ले क्योंकि इस पर अपन लोगों ने काफी अभ्यास भी करना होगा। चलिएगा 4 मन में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा मन में आ रहा है, क्या आ रहा है मन में, क्या जी अब इसके साथ आगे माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। पहले एक बार अपन लोग प्लस वाले को पक्का कर लेते हैं, माइनस वाले को उसके साथ हाथों हाथी सीख लेंगे। +2/5 + 4/3 + 1/2 + 3/5 माइनस 10/3। इस बार प्लस भी साथ में ले लिया और अपने हिसाब से पूरा बड़ा सवाल हो गया हमारा। अब हमारे पास छोटे सवाल में कुछ नहीं बचा, हमारे पास पूरा बड़ा सवाल बन जाएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। बटा में क्या लगाना है, 1 लगाना है। क्या इसे ओरल हल किया जाए या रफ कॉपी में हल करना है? ओरल करते हैं। देखिए 5 × 3 =
-10, 15 में से 10 गए बटे 3। क्लियर। अगली लाइन में वापिस सारा पाठ पढ़ना है। 4 + 2 बटे 5 प्लस 4 बटा 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 3 गुणा 3 गुणा ये संख्या क्या होनी है, पलटनी है। तो 3 बटे, क्योंकि बटा के नीचे 5 आना है और उसके नीचे जो बटा में है वो पलट कर ऊपर जाना है, यानी कि हमारे पास क्या बनना है, 3 बटा 5 बनना है। आ लीजिए जी, यहाँ पे 1 लगा दिया। वही काम वापिस से करना है। क्या करना है, रफ कॉपी में काम करें अपन लोग, ओरल करें। 5 दुए निशान, 3 तिया 9 एकम 9, 9 एकम 9। पहले कितने थे, 10, अब कितने हैं, 9। टोटल हो गए 19 बटा 5। चलते हैं। 4 + 2 बटे 5 प्लस 4 बटा 3 प्लस 1 गुणा 5 बटा, क्योंकि इसे हम लोगों ने क्या कर देना है, पलट देना है। अब आप देखिएगा भी वही काम करना है अपन लोगों ने। चलिएगा, इसको कर दें ब्रैकेट में बंद। 19 तिये 57, 5 एकम 5, 57 और 5 होते हैं 62, 57 और 5 होते हैं 62। तो देखिएगा अभी सवाल को हम पूरा ये लिख रहे हैं। 4 + 2 बटे 5 प्लस 4 गुणा, ये बन गया 62 बटे, तो यहां आ जाएगा 19 बटे 62। वही काम फिर से, कोई नया काम नहीं है। चलिएगा भाई, चलते हैं, करना पड़ेगा। 62 पांजे 310, 62 को 5 से गुना किया भाई, 62 को 10 बार करेंगे तो 620 और उसका आधा करेंगे तो 310, यानी कि हमारे पास 310 तो एक बन गए और 19 चौके 76, टोटल हो गए 300। तो क्या हम यहाँ पे 386 बटे 62 नहीं लिख सकते, लिख दिया। आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 4 + 2 गुणा 62 बटे 386, है ना। चलिए अगली लाइन आ रही है हमारे पास। 4 + 62 को किससे गुना करना है, तो कितना होता है, बटे, एक मंत्र बताया था कि अगर यहां प्लस का निशान हो तो चुपचाप उसे हटा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 4 सही 124 बटा 386, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा भाई, मेरे को लगता है कि अब हमें लगता है ऐसा कि सारा कंसेप्ट हमारा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब हमें वो राज की बात बता देनी चाहिए, कौन सी, माइनस वाली। तो चलिए हम इसी सवाल में माइनस कर लेते हैं। ये लो जी, यहां माइनस हो गया, इसका मतलब यहां भी क्या होना है, यहां भी क्या होना था, यहां भी क्या होना था, माइनस, यहां भी क्या होना था, यहां भी क्या होता। अब आंसर चेंज हो जाता। अब देखिएगा क्या परिवर्तन करना है हमने। अगर यहां माइनस हो तो, अगर यहां प्लस होता तो सीख लिया कि अगर यहां प्लस होता तो हम चुपचाप क्या करते, केवल प्लस को हटा देते और उस संख्या को सही बटा में लिख देते। अब जरा गौर करो थोड़ा सा ना, यहां से सोचना है, एक जेन्युइन बात सोचनी है कि वास्तव में ऐसा है। ये कह रहा है कि 4 में से 124 बटा 386 घट रहा है। ये हमें कह रहा है कि 4 में से घट रहा है। अब जरा एक बात बताओ, कोई चीज 4 में से घटेगी तो क्या उत्तर 4 में आएगा? 4 में से अगर 0.1 भी घटा तो 3.1 घटा तो 3.9 आएगा। यानी कि 4 में से कुछ घट रहा है तो गारंटेड है भी
उत्तर 3 में मिलेगा, 4 में तो नहीं मिलेगा। 10 में से घट रहा है तो उत्तर 9 में मिलेगा। 27 में से घट रहा है तो उत्तर 26 में मिलेगा। तो यहां 4 में घट रहा है तो उत्तर किस में मिलेगा? एक काम तो ये कर देंगे। क्लियर? इसका मूल थीम भी बताऊंगा भी मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरा आप क्या काम करने वाले हैं? 4 में से घट रहा था इसलिए आपने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। दूसरा आप क्या करेंगे? 386 में से 124 घटा देंगे। घटा देंगे इसको, क्योंकि पहले क्या था कि 386 कितने में से? 124 थे। कितने में से? 386 में थे। अब इनको घटाना है तो 124 घटेंगे 386 में से, तो रहेंगे कितने? हमारे पास रहेंगे 262 बट्टा, ये लीजिए साहब जी, आंसर आ गया। हमने क्या किया देखिएगा, हम इसको दोबारा से समझ रहे हैं। हमने क्या किया कि 4 में से 124 बटा 386 घटाना था। हमने क्या किया? यहां लिया 3 और यहां लिया 1, टोटल कितने हो गए? 4। इसमें से कुछ घटाना है नहीं, लेकिन इसमें से घटाना है 124 बटा 386। ऐसा ही काम हुआ। आलियो जी, क्या मैं 4 को 3 + 1 लिख सकता हूं? घटाने वालों में 0 + 124 बटा 386 लिख सकता हूं। अब देखिएगा भी, थोड़ा गौर करें कि 1 का मतलब क्या होता है? बट्टे बटा बट्टे 1 होता है हमेशा। 10 बटे 10 क्या होता है? इसका मतलब इस 1 की जगह अगर मैं चाहूं तो 10 बटे 10 लिख सकता हूं। 500 बटे 500 क्या होता है? 1। इसका मतलब अगर मुझे आवश्यकता हो तो मैं 500 बटे 500 लिख सकता हूं। तो क्या मैं यहां पे 386 बटा 386 नहीं लिख सकता? इस 1 की जगह लिख सकता हूं। अब देखो 386 में से कितना जाना है? क्योंकि लघुत्तम तो 386 आना है। अब 386 में से 124 जाएगा तो आपके पास बचेंगे 262 लघुत्तम बटा 386। 3 में से 0 गए 3। नियम कहता है कि अगर प्लस का निशान हो तो उसे हटा देते हैं। तो 3 सही 262 बटे 386। यानी कि क्या चीज याद करनी थी आपको कि अगर 4 में से घटाया जा रहा है तो हमारा परिणाम हमें 3 में मिलेगा। 3 में से घटाया जा रहा है तो हमारा परिणाम 25 में से घटाया जा रहा है तो हमारा परिणाम, तो यहां 4 में से घटाया जा रहा था अतः हमें परिणाम मिलेगा 3 में, तो हमने 3 लगा दिया। ये घटाया जा रहा है किस में से? इसमें से घटना है असल में। तो भी टोटल इतने, उसमें से इतने तो घटने हैं। भी टोटल इतने थे, भी मान लो आपके पास टोटल 386 रुपए थे, आपने उसमें से 124 खर्च कर दिए, तो आपके खर्च करने का जो अनुपात आया वो क्या आया? 124 बटा 386। बताओ आया कि नहीं आया? भी आपके पास टोटल 386 था, उसमें से आपने 124 खर्च किए, तो आपका जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा खर्च करने का? 124 बटा 386। तो खर्च ना करने का अनुपात कितना बनेगा? कि 386 में से हमने 124 तो खर्च कर दिए, इसका मतलब बाकी कितने बच गए हमारे पास? 262 बचे। तो 262 बट्टा 386 ये हमारे पास बचेगा। हम लोग वही लिख रहे हैं। देखिए क्या हमारी बात समझ में आ गई? चलिएगा एक सवाल और करें अपन लोग, एक सवाल और करें अपन लोग। चलिए मिटा दिया जाए इसे। तो ये लीजिए साहब जी, इसे साफ कर दिया गया है। अब कमर कस के तैयार हो जाए, क्योंकि अब आने वाला जो प्रश्न है वो आपके कर कमलों से होगा। आज आप अपने कर कमलों से प्रश्न करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप कर कमलों से किसी का उद्घाटन भी करेंगे। तो शुरुआत प्रश्न से ही की जाए। चलिएगा 7 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1/5 प्लस 2/3। छोटा जाए सवाल, निक्का जाए सवाल।
अब आप इसे कंप्लीट करने वाले हैं। हो जी शुरू। हाँ भाई देखिएगा, अपन लोगों ने इस प्रश्न को देखना है। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसे हल करने वाले हैं, है ना। देखिए इसे हम लोग हल कर रहे हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, आंसर क्या आ रहा है देखिएगा, 5 तिये 15, 15 और प्लस 2 17, यानी कि हम यहाँ पर इसको हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ लिख सकते हैं कितना 17 बटे, और वो बटे 3 पलट कर ऊपर गया। एक स्टेप क्लियर हुआ हमारा। अब आ गया हमारे पास दूसरा स्टेप, 17 तिये 51 प्लस 3 54, 54 बटे 17, तो हम लिखने वाले हैं 54 बटे 17 पलट कर ऊपर। अब हम इसे हल करने वाले हैं, तो देखिएगा भाई 54 को किससे गुना करना है, 3 से। 54 को 3 से गुना करते हैं हमें मिलता है 162, और 17 को 2 से गुना करते हैं हमें मिलता है 34, 34 से कम 34, यानी कि हमें 162 में से 34 को घटाना है।
तो देखिए 12 में से 4 गए 8, यहां बचे 5, 5 में से 3 जाते हैं तो 2 और ऊपर से 1, यानी कि हमारे पास बचा 128/54। हम इसे भी साफ कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 128/54 और बटे 54 को फिर याद आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा वही काम हमने यहां दोहराना है। 128 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 256 और 54 एकम 54। हमने क्या करना है, इसका प्लस करना है। तो 6 और 4 10, 6 और 5 11, 2 का 2 और 1 हासिल हमारी बची हुई थी, वो कितना बन गया हमारे पास 3। तो ये बन जाएगा 310/128। ये लीजिएगा भाई 310/128। अब क्या है माइनस, तो 7 में से घट रहा है, इसका मतलब हमें लिखना है 6। 310 में से 128 को घटाना है, तो 10 में से 8 जाएंगे, यहां 11, 10 में से 2 जाएंगे 8, कितने आने वाले हैं 182। 182/310। हो सकता है कि ये आंसर आपके पास हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये आंसर आपके पास ना हो। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिला, देख रहे हैं कि 82 और 310 दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो 2 का भाग दिया, ये बना 91 और ये बना कितना 155। तो अगर ये नहीं मिलने वाला तो ये हमारे पास मिलने वाला है। कहने का मतलब अगर ये संख्या किसी संख्या से कट रही है तो हम उसे क्या कर देंगे, काट देंगे। यहां भी काट सकते हैं लास्ट में, और जहां कट रही थी वहां भी काट सकते थे, छूट थी हमें पूरी की पूरी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया 6 सही 91/100।